Hi everybody, welcome to your legal buddy. So we have studied till section 7 we have studied. So first of all, I'm not covering all the sections of the statute because from exam point of view जरूरी नहीं है वो. So till now we have covered a lot of important sections of PMLA, and today we would be covering about what exactly and how exactly the adjudication is done. Adjudication, I hope each and every one of you must be standing. For those of you who don't know what adjudication means, is adjudication means if there is a dispute regarding PMLA, then how that dispute needs to be solved. Okay, this is called adjudication. How that dispute is to be judged. Solving a dispute depends upon the facts of each and every case, but how that dispute is decided, that's called adjudication. Okay, let us study how adjudication is done. Okay, on receipt of a complaint, section 8 clause 1. How on receipt of a complaint under subsection 5 of section 5 or applications under subsection 4 of 17 or subsection 10 of 18. Now, the point the section 8 is making कि adjudication जो होगा वो होगा सेक्शन 5 क्लॉज 5 में अगर कोई कंप्लेंट मिली है तो ठीक है ना, 17 क्लॉज 4 में कंप्लेंट मिली है या 18 क्लॉज 10 में कोई कंप्लेंट मिली है. ठीक है, ऑल दी सेक्शंस आर कहीं ना कहीं ये सारे सेक्शंस जो हम लोग 17 और 18 पढ़ेंगे, 5 पढ़ चुके हैं, सारे सेक्शंस कहीं ना कहीं इस बारे में बात करता है कि कहीं ना कहीं से ये पता चला है कि प्रॉपर्टी या फिर पैसा ये एक क्राइम से कमाया गया है, एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. ठीक है, क्राइम से कमाया गया. क्राइम मतलब जो शेड्यूल ऑफेंस में लिखे हुए हैं, शेड्यूल में लिखा हुआ है, उससे पैसा कमाया गया है. ठीक है, उससे अगर पैसा कमाया गया है, इसकी कंप्लेंट मिली है या एप्लीकेशन जो वो अमाउंट सीज करा गया है, जो प्रॉपर्टी सीज करी गई है, तो उसको रिटेन करने की एप्लीकेशन एक डाली जाती है. वो 17 और 18 में ऐसा होता है. ठीक है ना, मतलब मान लीजिए मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, गवर्नमेंट ने हमको मेरे को ऑथराइज करा है, तो मैं जाता हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पे खराब पैसा है, मनी लॉन्डर्ड मनी है, मनी दैट हैज बीन अर्नड थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो मैं जाऊंगा उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता हूँ या उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता हूँ अपने पास. नाउ आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी रिटेन करनी है. तो यही एप्लीकेशन 17 और 18 में बात कर रहा है. ठीक है, अब कह रहा है कि कंप्लेंट 5 क्लॉज 5, 17 4 और 18 10 में अगर कोई भी कंप्लेंट या एप्लीकेशन पहुंची है, if the adjudicating authority has a reason to believe that any person has committed an offence under section 3 or in possession of proceeds of crime, और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस करा गया है उस सेक्शन 3 का है. सेक्शन 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरीके के ऑफेंस की बात हुई है, या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में प्रॉपर्टी रिलेटेड है उसके पास, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसके पास. ठीक, देन the adjudicating authority may serve a notice of not less than 30 days, ठीक, on such person calling upon him to indicate the sources of his income. ठीक है, वो कह रहा है कि एक नोटिस जो होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो मिनिमम समय 30 दिन उस बंदे को देगा, कहेगा कि भैया आपका जो मनी है आपके पास है, जो सोर्स है आपका, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट सोर्स ऑफ इनकम. ठीक, दिस इज ऑल दैट नोटिस विल से. ठीक है, अब वो कह रहा है द एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज एंड रिलेवेंट पर्टिकुलर्स एंड टू शो कॉज व्हाई ऑल और एनी ऑफ सच नोटिस शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड. ठीक, अब वो कह रहा है कि जिस भी बंदे को नोटिस दी जाएगी, एक तरीके का ये शो कॉज नोटिस होता है. शो कॉज नोटिस ये होता है कि किस लिए आपके साथ आगे हम लोग प्रोसीड ना करें. ठीक है ना, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मिनिमम 30 दिन का समय देगा और उससे कहेगा कि भैया आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी इनकम है, आप उसका लेखा जोखा हमें दो. ठीक है ना, और ये बताओ कि क्यों आपके खिलाफ हम पीएमएलए की प्रोसीडिंग ना चलाएं, बस ये कहता है. ठीक, provided that where a notice under this subsection specifies any property as being held by a person on behalf of any other person, a copy of such person shall also be served upon such person. अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो लॉन्डर्ड मनी से बनाई गई है, ऐसा शक है, ठीक है, और उसमें किराएदार रहता है, ठीक है, और किराएदार सब उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, तो वो नोटिस उस किराएदार को भी जाएगी. ठीक है ना, बस ये कह रहा है. Provided further that where such property is held jointly by more than one person, such notice shall be served to all such person holding the property. अभी कह रहा है एक प्रॉपर्टी है, उसमें 4 हिस्सेदार हैं, 4 ओनर हैं, और एक ओनर के ऊपर ये आया है कि मनी लॉन्डर्ड है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो चारों को नोटिस भेजी जाएगी. ठीक, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जॉइंट ओनर्स हैं तो यू हैव टू सेंड द नोटिस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, एंड द मिनिमम टाइम पीरियड टू
minimum time period granted for them to give a reply back is 30 days. ठीक, 30 दिन से कम का समय आप नहीं देंगे उनको रिप्लाई करने का. ठीक, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई इफ एनी. ठीक है, अगर रिप्लाई सामने वाले ने करा है तो shall after hearing the aggrieved person and director may authorized by himself and taking into account all relevant मैटर प्लेस. अब वो कह रहा है कि सामने वाले ने अगर कोई नोटिस का रिप्लाई करा है तो अगर सामने खुद आया है और ही हैज एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग विद ऑल एविडेंस एंड एवरीथिंग, ठीक, तब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है? बाय एन ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज रेफर्ड टू इन द नोटिस issued under the subsections are involved in money laundering. अब कह रहा है कि जब सारी चीजें मनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सुन लिया है, ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट ये, सारी चीजें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सुन लिया है, तब वो एक डिसीजन दे देगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है दैट वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं, दैट इट विल गिव दैट डिसीजन. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि मान लीजिए नोटिस में एक प्रॉपर्टी है एक्स, उसके बारे में लिख रखा है. ठीक है, तो सारा जो प्रोसीडिंग होगा वो प्रॉपर्टी एक्स के बारे में ही होगा. ठीक है, अब प्रॉपर्टी चल रही, पूरे प्रोसीजर में ये पता चला कि एक्स के अलावा ए प्रॉपर्टी भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. ठीक है, देन दैट उसके ऊपर आपको अलग प्रोसीजर चलाना पड़ेगा. एवरीथिंग हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ए. ठीक है ना, लेकिन अगर एक्स के अलावा ए प्रॉपर्टी में है तो उसके लिए आपको शुरू से चालू करना पड़ेगा, सब कुछ नोटिस भेजना पड़ेगा और उसका रिप्लाई आएगा, दुनिया भर का सब होगा. ठीक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक, अब यहाँ पे है where the adjudicating authority decides under subsection 2, यहाँ पे अगर डिसाइड उसने करा है that any property is involved in money laundering, यहाँ पे उसको भाई एविडेंस देखा, सब कुछ देखा और उसको पता चल गया कि प्रॉपर्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. ठीक, he shall by order in writing confirm the attachment of the property. Very important, very very important. Confirm the attachment of the property. ठीक, अब भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता चला कि ये एविडेंस वगैरह सब देखे गए और उसको ही गॉट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज मेड और एक्वायर्ड और डिराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, देन ही कैन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. रिमेंबर दिस इज अटैचमेंट. अटैचमेंट में वन थिंग दैट आई मेड वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू whoever is tracking this video, whoever is continuously watching this video, I have made this point very clear that attachment does not means possession. possession आपके पास रहेगा, you won't be stripped of the possession. अगर possession आपको हटाने को कहा जा रहा है then this आप इसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट पे. ठीक है, इंडिया रिक्विजिट कोर्ट जो भी कोर्ट होगा उसमें आप इसको चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है, you won't be stripped of a possession. ठीक, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता चला कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रेड से बनी हुई है. ठीक है, so he can order the attachment of the property, confirm the attachment of a property, and he has to properly write reasonable order होगा, लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा लगा कि ये. ठीक है, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि उसको फाइंडिंग बतानी पड़ेगी और उसको, अब देखिए, और रिकॉर्ड शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पीरियड नॉट, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं इसको. अब वो कह रहा है confirm the attachment of the property made under subsection 1 or retention of property or record seized or frozen under subsection 17 or 18, record a finding to that effect, whereupon such attachment or retention or freezing of the seized or frozen property or record shall continue during the investigation for period not exceeding 365 days. अब वो कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई, प्रोविजनली अटैच हुई है, ये प्रोविजनली अटैच होने का मतलब है कि स्टिल the investigation is pending. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और इस प्रॉपर्टी को 365 दिन से ज्यादा आप अपने पास अटैच नहीं कर सकते. ठीक है, मैक्सिमम डेज आर 365 डेज, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो 365 डेज तक आप अटैच कर सकते हो. ओवर 365 डेज में आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है, रिलीज द प्रॉपर्टी, ये है. ठीक, बस ये हो गया. अभी आते हैं, अभी कह रहा है वेयर द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड ड्यूरिंग, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए, जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो पास हुआ है, हैज बीन कंफर्म्ड अंडर सबसेक्शन 3, ऊपर में जो अटैचमेंट का ऑर्डर जो कंफर्म हुआ था, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शैल फोर्थविथ टेक द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक, अब वो कह रहा है कि जो डायरेक्टर है, अगर यहाँ पे सारे एविडेंसेस मिलने के बाद उसको पता चल गया कि भैया
प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से आई है, तो हेयर आफ्टर कंफर्मिंग सब कुछ हो गया है, एविडेंस ले लिए गए हैं और नो अदर थिंग इज लेफ्ट इन अ प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, देन द डायरेक्टर कैन टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल बात, पोजीशन आपका जा चुका है, ऐसा हो गया। ठीक, अब देखिए, अब वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट्स फाइंड दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कमिटेड, इट शैल ऑर्डर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ विच कमीशन ऑफ एंड वो कह रहा है कि अगर भैया मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से प्रॉपर्टी है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, कन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 पॉइंट क्या कहता है? अब देखिए, अब कह रहा है कि ट्रायल खत्म हो गया है, ट्रायल खत्म होने के बाद पता चल गया है कि, अब देखिए होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन, आपको कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी। अब कोर्ट प्रोसीजर चालू हुआ, ठीक है, पीएमएलए की प्रोसीडिंग चालू हुई, पीएमएलए की प्रोसीडिंग में प्राइम फेसाई एविडेंस देखा गया, सब कुछ देखा गया, ठीक है। ट्रायल होने के पहले, जैसे क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, पहले बेल हो जाती है, बेल होने के बाद ट्रायल चला करता है, ठीक है ना, उसमें एविडेंस दिए जाते हैं, दुनिया भर का सब दिया जाता है, लेकिन बेल में भी आपको एविडेंस देने पड़ते हैं प्रिलिमिनरी बेसिस पे। ठीक, वैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्रिलिमिनरी बेसिस पे कोर्ट को पता चला कि ये मनी लॉन्डर्ड है, तो भैया 365 दिन की इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, और उसके बाद आपको उसके बाद भी प्राइम एफएसआई कोर्ट को ऐसा ही लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो दैट इज द लॉन्डर्ड मनी, देन उसका पोजीशन भी चला जाएगा नाउ। लेकिन अगर ट्रायल खत्म हो गया है, ठीक, और उसके बाद पता चला कि ये आपकी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग वाली तो थी नहीं, तो आपको भैया प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी, आपको सॉरी बोल दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए, वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ अक्यूज्ड or the accused been declared a proclaimed offender, important, or for any other reason, or for having commenced but could not be concluded, a special court shall, very important, अगर देखिए किसी तरीके से ट्रायल पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके से पीएमएलए का ट्रायल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो इसमें ये कहता है द स्पेशल कोर्ट शैल, जो भी पीएमएलए की प्रोसीडिंग कर रहा है उसको स्पेशल कोर्ट कह रहे हैं, on an application moved by the director or a person claiming to be entitled to the possession of property in respect of which pass appropriate orders regarding the confiscation or release of the property as the case may be। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें मैं जाता हूँ, कह सकता हूँ कि भैया ये मेरी भैया प्रॉपर्टी है, छोड़ दो, ट्रायल कंप्लीट हो नहीं पा रहा है क्योंकि डेथ हो गई है और मेरा इसमें हिस्सा है, छोड़ दो प्लीज, तो मैंने कुछ करा नहीं है, आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व इन द प्रॉपर्टी, मेरे मालिक थे इन्वॉल्व हो चले गए, मैं क्या करूं, तो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ दी जाएगी। ठीक, बस अगर कोई नहीं आता तो डायरेक्टर कैन क्लेम दैट प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, एक 8th क्लॉज और देख लेते हैं हम लोग। वेयर अ प्रॉपर्टी स्टैंड्स कन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 5, द स्पेशल कोर्ट इन सच मैनर एज इज प्रिस्क्राइब्ड मे आल्सो डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्टोर सच कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी और पार्ट देयरऑफ टू अ क्लेमेंट विद लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब वो कह रहा है कि भैया देखो, अगर सरकार के पास भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो चुकी है, देन ऑल्सो द ओनर द जो भी एक ओनर होता है, ही कैन आस्क फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज पार्ट। ठीक, बस ये था सेक्शन 8, काफी एक टेक्निकल सेक्शन था ये एजुडिकेशन का, किस तरीके से एजुडिकेशन होता है। ठीक है, तो अगली बार हम लोग सेक्शन 9 पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।